अस्सलाम वालेकुम। मुझे कैसे सब लोग होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 2 का टॉपिक देखेंगे, एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ। कि आपने एक ग्राफ ड्रॉ किया है किस किस के दरमियान, स्पीड के दरमियान और टाइम के दरमियान। तो उस ग्राफ के नीचे का जो एरिया है वो आपको किस चीज़ की इंफॉर्मेशन देता है, उस बारे में हम लोग देखेंगे आज के इस टॉपिक में। इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि अगर आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ है, अगर आप उसका स्लोप लेते हैं तो वो आपके पास एक्सेलरेशन दे रहा होता है। आज हमने देखना है कि उस ग्राफ का अगर एरिया अंडर द ग्राफ है तो वो आपको इन्फॉर्मेशन क्या देता है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप अगर स्पीड टाइम ग्राफ का बच्चे एरिया लेते हो, मतलब आपने ग्राफ ड्रॉ किया है स्पीड और टाइम के दरमियान, तो अगर उस ग्राफ का एरिया लेते हैं वो आपको देगा डिस्टेंस देगा। ठीक है, तो डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट आप मालूम कर सकते हो, आप पता कर सकते हो कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगर आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ है तो आप उस स्पीड टाइम ग्राफ के एरिया के जरिए उसका डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। कहते हैं फॉर एग्जांपल हम उसको डिटेल में देखते हैं। आपके पास ये एक फिगर गिवन है, नीचे कहते हैं ये हमारे पास एक फिगर गिवन है जो आपने ड्रॉ किया है, ग्राफ बिटवीन स्पीड एंड टाइम। क्या आपने अलोंग द एक्स एक्सिस आपने टाइम ले लिया, अलोंग द वाई एक्सिस आपने स्पीड ले लिया। इन दोनों के दरमियान आपने एक ग्राफ ड्रॉ किया है, और ये जो ग्राफ ड्रॉ किया है ये आपके पास आपने ये देखें ये कांस्टेंट स्पीड के ऊपर ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, क्या आपके पास ये देखें इनिशियली टाइम 0 था, ये टाइम जैसे जैसे आगे जाते जा रहे हैं बढ़ता जा रहा है। इसी तरह से ये स्पीड जो है ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है। लेकिन स्टार्टिंग में ये देखें जब टाइम 0 था तो मेरे पास स्पीड की वैल्यू ये थी। आगे आपके पास टाइम बढ़ता गया, यहाँ पे स्पीड की वैल्यू ये है, टाइम बढ़ रहा है स्पीड की वैल्यू ये है, टाइम बढ़ रहा है स्पीड की टाइम वैल्यू ये है। तो स्पीड चेंज नहीं हो रही, स्पीड आपके पास वही है, लेकिन टाइम ज़रूर चेंज हो रहा है, क्योंकि स्पीड पहले जहाँ पे था अभी भी वहीं पे है। तो हम कहते हैं ये ग्राफ आपने बेसिकली ड्रॉ किया है कांस्टेंट स्पीड के लिए, कि स्पीड चेंज नहीं हो रही। ठीक है, तो आपके पास इस तरह का ना एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाती है। कहते हैं अगर इस तरह का ग्राफ है जो आपने स्पीड और टाइम के दरमियान ड्रॉ किया, आपके पास एक ये लाइन आ रही है, इस तरह का एक ग्राफ आ रहा है, आपके पास इस ग्राफ का जो एरिया होगा, ग्राफ का एरिया पता है कैसे निकालते हैं मुझे, जो लाइन आती है ना, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन आई थी, इसके नीचे जितना एरिया होता है हम कहते हैं ये ग्राफ अंडर द एरिया, ये एरिया अंडर द ग्राफ है, कि इस ग्राफ के नीचे का एरिया। कहते हैं आपको उस ग्राफ का जो एरिया होगा, एरिया अंडर द ग्राफ, ये जो मैं शेडेड भी कर रही हूँ, ये बेसिकली आपको दे देगा कि आपके पास उस ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा। तो कहते हैं बेसिकली जो डिस्टेंस ट्रैवल किया होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में, वो आप कैसे डिटर्मिन कर सकते हो, एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ। कि अगर आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही थी, आपके पास एक ग्राफ आ रहा था, ये वाली एक स्ट्रिप लाइन आ रही थी, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इस तरह से ग्राफ आता है, अलोंग द एक्स एक्सिस आपने टाइम लिया होता है, अलोंग द वाई एक्सिस आप स्पीड लेते हो। अगर आपके पास कांस्टेंट स्पीड के लिए तो हम कहते हैं स्पीड जो है टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रही, तो जो आपके पास इनिशियली स्पीड होगी वही फाइनल होगी, लेकिन टाइम जरूर बढ़ रहा होगा। तो आपके पास ना इस तरह का एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाती है। इस केस में अगर आपने ग्राफ जो स्पीड और टाइम के दरमियान गिवन है, अगर उससे आपने डिस्टेंस मालूम करना है, तो आपके पास ये जो लाइन आ रही होती है, ये जो ग्राफ आ रहा होता है, ग्राफ की लाइन, उसके नीचे जितना एरिया आ रहा होता है, अगर आप उस एरिया को पता कर लें तो हम कहते हैं वो आपको बेसिकली क्या दे देगा, वो आपको डिस्टेंस दे देगा। तो वो बेसिकली उस लाइन के नीचे उसने उस सारे एरिया को शेड किया हुआ है, मतलब उसको शेडेड किया हुआ है, कि अगर मुझे इस एरिया का पता चल जाए तो आप मालूम कर सकते हो कि आपके पास ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। अब आपको नजर आ रहा होगा कि हमारे पास ये जो एरिया ये आपके पास एक रेक्टेंगल की शेप का है, और इस केस में आप क्या करते हैं, आप रेक्टेंगल के केस में क्या करते हैं, उसकी विड्थ को उसकी हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, दो साइड्स को आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये मेरे पास एरिया जो था ये एक रेक्टेंगल की शक्ल का था, आप क्या करेंगे उसकी हाइट को उसकी विड्थ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। हाइट को आपने नाम क्या दिया था, हाइट को तो आपने स्पीड ली थी ना लॉन्ग दी वर्टिकल एक्सिस, और विड्थ में आपने क्या लिया था, टाइम। तो अगर आप विड्थ को हाइट को विड्थ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपको डिस्टेंस दे देगा। ये तो वैसे ही पता है, एस इज इक्वल टू वी टी आपके पास डिस्टेंस होता है। तो कहते हैं आप बेसिकली अगर ये इस तरह का आपके पास ग्राफ आ रहा है, तो अगर आप उसकी हाइट को उसकी विड्थ के साथ मतलब दो साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बेसिकली आपको इस रेक्टेंगल का एरिया दे देगा। और ये अगर मैं एरिया इस तरह से ले रही हूँ, इसके दो साइड्स को मल्टीप्लाई कर रही हूँ वी और टी को, ये तो एरिया, और यही हमारे पास डिस्टेंस नहीं होता। अगर आपने फार्मूला भी याद हो तो आपको हम लोगों ने पढ़ा था एस इज इक्वल टू वी टी होता है। डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड एंड टाइम। तो एरिया भी मुझे यही कह रहा है कि अगर इस तरह का ग्राफ आ रहा है तो अगर मैं यहाँ पे इसकी दो साइड्स उसकी कौन सी ले रही हूँ, मैं हाइट ले रही हूँ और विड्थ ले रही हूँ। हाइट स्पीड है, विड्थ मेरे पास टाइम है, तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें वी टी आता है, यही बेसिकली आपके पास डिस्टेंस है। तो वो यहाँ पे यही कह
रहा है कि जो एरिया अंडर द ग्राफ है वो बेसिकली आपको डिस्टेंस ही दे रहा है। ये तो सिंपल सा था जब आपने ये बात की कि स्पीड हमारे पास से चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट स्पीड है। कहते हैं हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हमारे पास स्पीड चेंज हो रही हो। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक ग्राफ उसने मजीद लिया हुआ है, अलोंग द एक्स एक्सिस उसने टाइम लिया, अलोंग द वाई एक्सिस उसने स्पीड ली है। अब यहाँ पे स्पीड चेंज हो रही है। ये जो वाइट वाला है उसने ये पहले वाला ग्राफ बताया हुआ है, ये अभी वाला जो हम देखेंगे वो ये वाला है, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए स्टार्टिंग में टाइम 0 है, स्पीड भी 0 है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ा है स्पीड भी ये देखिए बढ़ती जा रही है। अब इस पॉइंट पे स्पीड की वैल्यू ये है, टाइम की वैल्यू ये है, टाइम मजीद बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे टाइम की वैल्यू ये है, स्पीड ऊपर हो गए, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे स्पीड बढ़ती जाएगी। तो ये देखिए जैसे जैसे हम टाइम बढ़ता जा रहा है स्पीड भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि हमारे पास जैसे जैसे टाइम हो रहा है जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की वो इंक्रीज हो रही है। कहाँ से, 0 से लेकर जैसे जैसे मैं ए तक जा रही हूँ आपके पास स्पीड क्या होती जा रही है, इंक्रीज हो रही है। ए पॉइंट पे स्पीड कितनी हो गई, आपने किसी भी पॉइंट पे बच्चे स्पीड निकालनी हो ना, उस पॉइंट पे एक स्ट्रेट लाइन लगा देते हैं वर्टिकल एक्सिस में, तो वो आपको स्पीड दे देती है। यहाँ पे स्पीड वी है, अगर मैंने यहाँ पे स्पीड निकालनी हो तो मैं क्या करूँगी, एक सेल करके एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दूंगी और जहाँ पे वो टच कर रही होगी वहां पे उसकी वैल्यू दे देगी, स्पीड यहाँ पे इसकी ये होगी। तो कहते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है स्पीड हमारे पास क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। पॉइंट ए पे जाके स्पीड हमारे पास क्या हो गई है, वी हो गई है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं, हमने एक और एग्जाम्पल ली है और इस केस में हमारे पास जो है स्पीड हमारे पास इंक्रीज हो रही है। अगर तो यहाँ पे मैं वैसे एवरेज स्पीड निकालनी चाहूँ तो कितनी हमारे पास आएगी वो देखते हैं, क्योंकि इस केस में मुझे स्पीड हमारे पास सेम नहीं आई, पहले 0 था फिर आपके पास स्पीड आपके पास v है। तो कहते हैं आपके पास स्पीड चेंज हो रही है। इस केस में ना हम लोग एवरेज लेते होते हैं, ना हम 0 लेते हैं ना हम मैक्सिमम लेते हैं, लेकिन एवरेज ले लेते हैं। एवरेज स्पीड कैसे निकलती है, इनिशियल और फाइनल वैल्यू को ना प्लस करके 2 से डिवाइड कर दिया जाता है। दो चीज़ों को ऐड कर रहे हैं ना तो इनको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये देखिए ये 0 प्लस v, तो हमारे पास डिवाइडेड बाय 2, ये आपके पास एवरेज स्पीड आ जाएगी 1/2v। मतलब आपने ना ये लेनी है कैलकुलेशन में ना ये लेना है, बल्कि इन दोनों के दरमियान की कोई वैल्यू लेनी है। तो कहते हैं हमारे पास अगर इस तरह की सिचुएशन हो जहाँ पे स्पीड इंक्रीज हो रही हो तो वहाँ पे अगर आपने सिंपली डिस्टेंस निकालना है ना फार्मूले की मदद से, तो डिस्टेंस क्या होता है, s=vt होता है। फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है कि आप वेलोसिटी को या स्पीड को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको डिस्टेंस दे देगा। अब कहते हैं यहाँ पे आपने जो स्पीड थी वो चेंज हो रही थी, वो इंक्रीज हो रही थी, तो आपने एवरेज स्पीड लेनी है। एवरेज स्पीड क्या है, 1/2v, और t क्या है, टाइम, तो ये आपके पास डिस्टेंस दे देगा। ये मैथमेटिकली मैंने फार्मूला की मदद से सॉल्व कर लिया। कहते हैं अगर मैं इस ये देखे एरिया अंडर द ग्राफ से सॉल्व करूँ कि अगर ये मेरे पास स्पीड टाइम ग्राफ, ये एक लाइन आ रही थी जो टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रही थी, अगर इस केस में मैं मालूम करना चाहूँ कि इस लाइन के या इस ग्राफ के नीचे का जो एरिया है वो आपको कितना डिस्टेंस देगा, वो मालूम करते हैं। अच्छा, ये अगर आपको नजर आ रहा हो तो हमारे पास ये जो शेडेड इसने किया हुआ है इस ग्राफ के नीचे का पोर्शन, ये आपको एक ट्रायंगल से नहीं बनती हुई नजर आ रही, ठीक है। तो कहते हैं अगर इस ट्रायंगल का आपने एरिया निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे बच्चे, हर शेप के लिहाज से ना उसका एरिया का फार्मूला डिफरेंट होता है। आपको लग रहा है अगर ये मेरे पास ये पूरा एक रेक्टेंगल है तो ट्रायंगल इसका हाफ है। रेक्टेंगल का हमें फार्मूला निकालना आता है एरिया के, आप दो साइड्स को मल्टीप्लाई कर देते हो, आप क्या करते हो उसकी हाइट को उसके साथ विड्थ के साथ मल्टीप्लाई कर देते हो। लेकिन आपको ये नजर आ रही होगी ये जो ट्रायंगल है ये इस रेक्टेंगल का हाफ है, तो जो रेक्टेंगल का एरिया आया था ना बच्चे, ये ट्रायंगल उसके एरिया का क्या होगा, हाफ होगा। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि आप डिस्टेंस को मालूम कर सकते हो किस तरह से, एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ से। कहते हैं ये हमें कैसे नजर आ रहा है, ये आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल सी बनती हुई नजर आ रही है। कहते हैं इसको मालूम कैसे करते हैं, इसके एरिया को आप इसकी हाइट को इसकी विड्थ के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन उसको 2 के साथ डिवाइड करते हैं। ये इसका मैंने आपको वही एग्जांपल दी है कि ये हमें, अगर मैं कंप्लीट इसको पूरा करूं तो ये मुझे एक बॉक्स, एक रेक्टेंगल सा नजर आएगा, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, हाइट को विड्थ के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन अगर ये ट्रायंगल इस रेक्टेंगल की हाफ है, ये देखिए इस रेक्टेंगल की हाफ है, तो इसका एरिया भी क्या होगा, हाफ होगा। तो 1/2 इसकी परपेंडिकुलर हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस, या इसको विड्थ बोल देते हैं, तो मतलब उसका हाफ होगा। तो ये एरिया अब कैसे आ रहा है, आपके पास यहाँ पे क्या था, हाइट में आपके पास तो स्पीड थी, यहाँ पे उसकी बेस में क्या था, टाइम था। आपने हाफ लिया ना, क्योंकि ये ट्रायंगल का फार्मूला होता है 1/2 होता है, ठीक है। तो 1/2 परपेंडिकुलर बेस, ये आपके पास वही फार्मूला नहीं आ गया जो आपने स्पीड का निकाला था, डिस्टेंस का निकाला था, s=vt के फार्मूले से 1/2vt।
तो ये आपने वैसे फार्मूला लगा के निकाला है डिस्टेंस का, और ये आपने एरिया मालूम किया है कि एरिया ट्रायंगल का क्या होता है कि आप उसके परपेंडिकुलर को, हाइट को विड्थ के साथ या बेस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हो और उसको 2 से डिवाइड कर देते हो। तो दोनों केसेस में आप डिस्टेंस को मालूम कर सकते हैं। तो कहते हैं हमने क्या देखा कि जो न्यूमेरिकली आपके पास अगर स्पीड टाइम ग्राफ है, उसका जो एरिया अंडर द ग्राफ होगा वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, वो आपको डिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। तो वो इसी चीज़ को रीराइट कर रहा है अगेन से येलो ब्लॉक में कि जो एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ होगा वो आपके पास किस चीज़ की इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, वो डिस्टेंस की दे रहा होता है। तो एक तो मोस्ट कॉमनली एमसीक्यू आ जाता है कि जो स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द ग्राफ है वो आपको किस चीज़ की इंफॉर्मेशन देता है, वो डिस्टेंस की देता है। स्लोप आपको एक्सेलरेशन की देता है, एरिया अंडर द टाइम ग्राफ वो आपको डिस्टेंस की देता है। अब इससे रिलेटेड देखते हैं एक्सरसाइज में क्वेश्चन किस तरह से पूछा हुआ है। कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चे। कहते हैं प्रूव दैट द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इसमें आज का जो टॉपिक है आप पहले उसको कांस्टेंट स्पीड के लिए देखेंगे, फिर इंक्रीजिंग स्पीड के लिए देखेंगे, तो वो उसमें कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, कि जिसमें आपने पहले रेक्टेंगल का एरिया मालूम किया था तो वो वी के इक्वल आया था, स्पीड और टाइम के प्रोडक्ट के इक्वल, के मतलब आपने उसकी हाइट को मल्टीप्लाई किया था उसकी बेस के साथ, या इसको कह लें परपेंडिकुलर को उसकी बेस के साथ मल्टीप्लाई किया था, तो वी था। वो बेसिकली डिस्टेंस का ही फार्मूला है। इसका मतलब है हमने मालूम किया कि इस रेक्टेंगल का एरिया भी डिस्टेंस ही दे रहा है। फिर आपने इस एग्जाम्पल इसमें दूसरे सेकंड केस ये ले सकते हैं कि आपके पास एक इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, उस केस में आपने पहले तो मालूम किया सिंपल डिस्टेंस के फार्मूले से। इस केस में अगर इंक्रीजिंग वेलोसिटी हो तो आप उसका एवरेज लेते हैं, तो उस केस में आपने डिस्टेंस का फार्मूला निकाला S/1/2 VT। फिर इसने आपने ट्रायंगल का जो एरिया का फार्मूला वो लगाया। एरिया का फार्मूला क्या होता है, 1/2 परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो वो भी यही फार्मूला आ रहा था। तो हमने ये मालूम किया जो एरिया आपको देगा वैल्यू वो आपको बेसिकली इस डिस्टेंस की ही वैल्यू देता है। ठीक है, तो ये आज का लॉन्ग क्वेश्चन है जो मैंने आपको इंडिकेट कर